Good morning, all of you. This is Purushottam Vajpayee, Faculty of Mechanical Engineering Department at Chhatrapati Shivaji Maharaj Institute of Technology, Panvel. My dear student, today we are going to discuss about the engineering mechanics. Not only we will discuss about the subject foundation, we will discuss about an overview of the subject. We will cover the important process which is applicable from the base to the advanced level. We will cover all the important terminologies which are applicable in engineering mechanics. Because before starting the subject, it is our responsibility to get a brief idea about the subject. Okay. So now I am starting. In our first slide, we will see the foundation of physical science. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम सब देखते हैं, बहुत सारे हमारे साथ साइंस के अलग अलग एग्जाम्पल कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन उनका हम एक ब्रीफ आइडिया नहीं लगा पाते कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ टू रिजॉल्व इट. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे डेली लाइफ में होने वाले हजारों एग्जाम्पल्स को रिलेट करता है. इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which we study, we observe about the forces. Not only we learn about the magnitude of the forces, but also we discuss about the effect of these forces on the object. और ऑब्जेक्ट को भी हम दोनों तरह से स्टडी करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज इट रिजिड बॉडी और इट इज डिफॉर्मेबल बॉडी. We will learn about the both. When we talk about rigid body, a type of body, a type of object when there is very negligible deformation exists in the body after applying a huge forces, no matter how the force has the get magnitude. We will learn about the effect of forces on the body. कितना भी फोर्स हम अप्लाई कर दें, लेकिन रिजिड बॉडी में अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लें फ्लाईओवर या रेलवे ब्रिज. अब ब्रिज के ऊपर से सैकड़ों गाड़ियां डेली ट्रेवल करती हैं, बहुत सी व्हीकल्स ट्रेवल करती हैं, हैवी लोडेड व्हीकल्स भी होती हैं, लेकिन फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मान के चलते हैं कि वो कैसा है, रिजिड है. क्या उसमें कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है? क्या पुल में नहीं हो रहा. क्या ब्रिज में कोई डिफॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा. बस यानी डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा, माइनर डिफॉर्मेशन, इसलिए उसे हम कंसीडर नहीं करते. और एनालिसिस हम करते हैं जब भी ऑब्जेक्ट की, तो उसे हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर करेंगे. Further we will apply the forces and we will find out the nature of the forces, line of action of the forces, direction of the forces, everything, so on. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं. ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्सेस की ऑब्जेक्ट कैसा होगा. अगर ऑब्जेक्ट रिजिड है यानी डिफॉर्मेशन जीरो है, नेग्लिजिबल है, तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत उसकी एनालिसिस करेंगे. वी विल डिस्क्राइब डिटेल. ऑब्जेक्ट को भी दो कैटेगरी में हम मान के चलते हैं, एक तो रिजिड बॉडी और दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लूइड एलिमेंट, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सिलेंडर एंड देयर इज गैस इनसाइड द सिलेंडर, तो ये कैसा होगा, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है. गैस एक कंप्रेसिबल सबस्टेंस है, यानी उसमें डिफॉर्मेशन होता है.
उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करते, बिखर जाते हैं, उनमें मोमेंटम होता है, उनमें रैंडमनेस होती है, उनमें एनर्जी होती है। एनर्जी रिजिड बॉडी में भी होगी लेकिन वो बैलेंस्ड एनर्जी होगी। देयर विल बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन द सबस्टेंस, दैट विल बी द रिजिड बॉडी। जब हम किसी फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं, वो लिक्विड हो, वाटर हो, ऑयल हो या कोई गैसियस सबस्टेंस हो, तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी में आ जाता है। अभी हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस भी दो तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, एक को हम स्टैटिक और एक को डायनेमिक कंडीशन में एप्लीकेबल मानेंगे। क्यों? स्टैटिक यानी जहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो रही हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पुल, ब्रिज। अब वहां पर क्या है, नंबर ऑफ फोर्सेस वेरी कर रहे हैं, है ना, फोर्सेस वेरी कर रहे हैं, 1000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, मोर देन मेगा न्यूटन, व्हाट एवर। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो बॉडी है उस पर चाहे जितना फोर्स, चाहे जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया जाए, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सीलरेटिंग कार, एक कार है, कोई भी व्हीकल है, उसकी स्पीड अचानक से 60 से 80 हो गई, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तो वो क्या होगा, चेंजिंग वेलोसिटी यानी एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो वो डायनेमिक बॉडी, वो स्टैटिक बॉडी से डिफरेंट हो जाएगा। उसकी एनालिसिस दूसरी तरह से करेंगे। अब सबसे पहली बात कि हम एनालिसिस करते हैं फोर्सेस की। वी ऑब्जर्व अबाउट द फोर्सेस इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अलग अलग तरीके से ना। तो अभी मैंने आपको बताया, एक तो जैसे स्पीड वेरी कर गई, कैसे वेरी करेगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंजिंग द स्पीड। तो हमको सबसे पहले तो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास स्पेस होना चाहिए, पोजीशन हमें पता होनी चाहिए कि कहां पर वो ऑब्जेक्ट लोकेटेड है जिसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। फिर दूसरा मास, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक मास होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 किलोग्राम कॉटन है एंड द सेम क्वांटिटी वी हैव अ मेटल पीस। 1 किलोग्राम हमारे पास एक आयरन पीस है, दोनों का मास बराबर है, एरिया वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तीसरा, अब हम देखेंगे उस पर फोर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स उसके अंदर क्या चेंजेस ला सकता है, क्या परिवर्तन कर सकता है। तो फोर्स की एनालिसिस हम करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं तो वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनका एक ब्रीफ आइडिया हमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तब तक एडवांस लेवल पर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द फोर्स, दीज आर न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के कौन कौन से नियम, इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टिंग अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तब तक बॉडी अपने प्रेजेंट पोजीशन पर बनी रहेगी। ये लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बाइसिकल है, साइकिल। साइकिल पे अगर हम एक बार पैडल को अपने पैर से पुश करके छोड़ दें, क्या होगा, हमने तो पैर से अपने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, हमने कनेक्शन हटा दिया। उसके बाद भी 2-3 बार क्या होगा, वो पहिया घूम जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है, इसी वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी एक बार अगर हमने फोर्स के वजह से मोशन प्रोड्यूस कर दिया, अब जब तक कोई
अनदर फोर्स, डिफरेंट फोर्स वहां पे नहीं लग रहा होगा, तब तक वो मोशन में वो बॉडी बनी रहेगी। फोर्स लगता है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस बार बाइसिकल की बात की हमने, बाइसिकल घूम रही है, हमने फोर्स अप्लाई करके छोड़ दिया। अब क्या होगा, दोबारा हम जब तक उस पर अपने पैर से बल आरोपित नहीं करेंगे, 2-3 बार वो पहिया अपने आप घूम जाएगा, लेकिन उसके बाद रुक जाएगा। एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड है, अगर हम वो वर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द व्हील एंड सरफेस ऑफ द रोड, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये सारे अपोजिट टू द मोशन एक्ट करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। एक तो उसकी स्पीड घटेगी पहिए की, फिर धीरे धीरे जाकर के वो रुक जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ ये कहता है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास अलग अलग है। अब मास अलग अलग है तो जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसका मैग्नीट्यूड भी हमको अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी हम उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक मेटल का पीस है, 1 किलोग्राम अगर आपके टेबल पर कोई मेटल का पीस रखा है, उस पर अपने हाथ से पुश किया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी टेबल को पुश करना है हाथ से तो क्या होगा? फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है फोर्स इज अ क्वांटिटी, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसके बाद फिर हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ ये कहता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन के बराबर यानी क्रिया के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बैठे हुए हैं अपने टेबल पर, आपके वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ आपकी चेयर पर, नीचे से वो चेयर भी उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तभी तो एक्शन के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। देयर विल बी द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फोर्स। आप देखते हैं कि फाउंडेशन के ऊपर हम बिल्डिंग बना देते हैं, नींव के ऊपर चाहे जितनी बड़ी इमारत बना दी जाए वो क्यों नहीं गिरती? इसीलिए नहीं गिरती क्योंकि एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन बैलेंस्ड नहीं होगा और वहां पर डिफॉर्मेशन आ जाएगा। फिर दूसरी बात, फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्सेस की तो हमने बात कर ली कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनकी एनालिसिस हम लोग करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करके। फ्री बॉडी डायग्राम, ये यहां पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है ब्रिज की। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि वर्टिकल सपोर्ट्स के ऊपर ये ब्रिज टिका हुआ है, लेकिन अगर हमें इसकी एनालिसिस करना है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड पता करना है, तो सबसे पहले हमें इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? फ्री करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के लिए उनका नेचर हमें समझना पड़ेगा, फाइंड आउट करेंगे और हम रिएक्टिव फोर्स के माध्यम से फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करेंगे। उसके बाद ही हम कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी चीज, जब फ्री बॉडी डायग्राम की एनालिसिस कब करेंगे? जब बॉडी बैलेंस्ड हो, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है समेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0, यानी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट करेंगे
वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, व्हाटएवर, वो कैसे होने चाहिए? बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी उनका जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स होगा वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो स्ट्रक्चर बैलेंस होगा, तभी वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। दूसरा, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी जीरो, उनमें जो मोमेंट्स होगा वो भी जीरो होना चाहिए, यानी किसी तरह का कोई उनमें एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होना चाहिए, यानी समेशन ऑफ फोर्सेज मस्ट बी जीरो, वो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, या इंक्लाइंड फोर्सेज हो, उन्हें हम न्यूट्रलाइज्ड रखेंगे, तभी वो बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और मोमेंट्स भी बैलेंस होने चाहिए। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं डायनामिक एनालिसिस की, तो डायनामिक एनालिसिस में तीन चीजें होती हैं, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, एनर्जी एंड मोमेंटम।